हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, जिसमें करंट से किस प्रकार से जीके रिलेटेड पूछ सकता है वो मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल एकदम, अगर आप सीक्वेंस से क्लास लेते हो और इसको आप अपने पेपर तक लेते हो जब तक कि आपका होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप बाकियों से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे। याद रखना, 100 में से जो 25% है इस बार, वो करंट और करंट आधारित जीके का है। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन हाईलाइट करके बता दूंगा आपके पेपर में। ये क्वेश्चन आपने उस क्लास से किया था, ये क्वेश्चन आपने इस क्लास से किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एंड में क्लास लेते हैं, मैराथन ले लेंगे 3 घंटे की, 6 घंटे की, 12 घंटे की, और वो सोचते हैं कि उनका उस मैराथन से हो जाएगा। कभी भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैराथन का फायदा उसी बच्चे को होगा जो आज से मेहनत कर रहा होगा। ये बात आपकी समझ में आती है? आ रही है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना और सीखते हुए चलना मेरे साथ। ठीक है भैया? कह रहे कि कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर? एक अभी 27वीं भी इसमें दिखा रहा है, जिनका नाम है ईशा शर्मा। यहाँ आपसे क्या पूछा है, यहाँ आपसे याद रखेगा साथी, 26वीं पूछा है। तो देखिए, जो ये ग्रैंड मास्टर होते हैं, ये शतरंज के खेल में होते हैं। किसमें होते हैं? शतरंज, इसको चेस भी कह देते हैं। चेस क्या होता है? 8 गुणा 8। इसमें 8 8 के 8 स्क्वायर या वर्ग होते हैं। तो चेस में टोटल कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। इसमें जो साथी पंक्ति होती है, रो, इनको रैंक कहा जाता है चेस में। और जो कॉलम होते हैं, जो खड़े कॉलम होते हैं, कॉलम को फाइल कहा जाता है। ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो पंक्ति होती है, रोज, उनको रैंक कहा जाता है। जो कॉलम होते हैं, स्तंभ, उनको याद रखिएगा फाइल कहा जाता है। जो ओवरऑल प्रथम भारत के ग्रैंड मास्टर थे, फर्स्ट जीएम, वो 1988 में विश्वनाथन आनंद थे। आपसे पूछेगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हुए, और क्या उत्तर आएगा? विश्वनाथन आनंद। क्या उत्तर आएगा भाई? विश्वनाथन आनंद। कब मिला था इनको? 1988 में। पहली महिला वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछेगा आपसे, पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर पूछेगा, तो 2001 में एस विजय लक्ष्मी नाम था इनका। क्या नाम था? एस विजय लक्ष्मी। ये भारत की पहली थी। वर्तमान में याद रखिएगा भैया, 91वें चेस्ट ग्रैंड मास्टर भारत में हो गए। कौन से नंबर के? 91st चेस्ट मास्टर या चेस ग्रैंड मास्टर, जिनको आप कह सकते हैं, कौन से नंबर के हुए? हो गए सर 91st नंबर के। और इनका नाम क्या हो जाता है? याद रखिएगा, राहुल वीएस करके कुछ इनका क्या आ जाता है, नाम हो जाता है। जो भारत के 91वें चेस्ट ग्रैंड मास्टर हुए, उनका नाम क्या हो जाता है? याद रखिएगा, राहुल वीएस। अभी कुछ दिनों पहले हुए, तो इनका नाम हो जाता है राहुल वीएस। ये भारत के 91वें चेस्ट ग्रैंड मास्टर है। अच्छे से याद रखिएगा। 90वें पूछ सकता है, तो 90वें हो जाते इलम पाथी एआर करके कुछ नाम है इनका। इलम पाथी एआर करके कुछ नाम था। ये भारत के 90वें। और अगर रोहित कृष्णा की बात करें, तो भारत के 89th भी आप उन्हें कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 89th भी भाई आप उन्हें कह सकते हैं। यदि आपसे 89th पूछेगा, तो एस रोहित कृष्णा करके। और यदि आपसे 90वां पूछेगा, तो भी आप आराम से उत्तर दे दोगे। इनका नाम था इलम पार्थी एआर। इलम पार्थी एआर। तो यदि आपसे 90वें ग्रैंड मास्टर पूछे भारत का, तो उनका नाम था इलम पार्थी एआर। 91 में पूछेगा, राहुल वीएस। 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर पूछेगा, ईशा शर्मा ग्रैंड मास्टर। और 26वीं पूछेगा, तो सरयू वेलपुला नाम है इनका। क्या नाम है भैया? सरयू वेलपुला। तो यहां से आपके 3 4 क्वेश्चन बन गए। भारत की 26वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर। शतरंज खेल की बात है। कितने वर्ग होते हैं शतरंज में? 64। जिसमें जो पंक्ति होती है, उनको रो कहा जाता है। और जो कॉलम होते हैं, वर्ग, उनको याद रखिएगा फाइल। प्रथम ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथन आनंद। और पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर भारत की, याद रखिएगा, एस विजय लक्ष्मी। ये विश्वनाथन आनंद वो भी थे
जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी थे। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में एज ए स्टैटिक जी के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी लिखवा दी। पहले का उत्तर डी। सबके सब एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर लगा दीजिए। सबसे पहले ये काम कर दीजिए, 1 सेकंड का समय लेकर जो ये एरो सा दिखाई दे रहा है शेयर वाला, इस पर क्लिक करके शेयर आएगा, फिर आपको व्हाट्सएप का लोगो दिखाई देगा। अपने एक बार स्टेटस पे सारे के सारे साथी लगा लीजिए। तो चलिए सभी के सभी पेन कॉपी लेकर बैठना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए भैया, फातिमा बॉश ये किस देश से संबंधित है जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इसमें जो भारतीय शामिल हुई भारत की ओर से, उनका नाम था मनिका विश्वकर्मा। उनका नाम क्या था भैया? मनिका विश्वकर्मा। जिन्होंने प्रतिभाग किया, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। यह प्रतियोगिता 1952 से आयोजित होती है। पहली बार 1952 में मिस यूनिवर्स। तीन भारतीय इसमें अभी तक मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। 3 भारतीय अभी तक मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन बनी थी। पहली बार कौन बनी थी? होगे सर, सुष्मिता सेन बनी थी। फिर भैया इसमें लारा दत्ता बनी है। लारा दत्ता भी पहले मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। और हरनाज संधू ये 2021 में। हरनाज संधू, अभी तक 3 भारतीय ऐसी हैं जो रह चुकी हैं। इस बार जो 2025 की 74वीं मिस यूनिवर्स था, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ। बहुत ज्यादा इसके ऊपर विवाद भी हुए। इसका आयोजन कहां पर हुआ? थाईलैंड में। और इसकी विजेता रही है मेक्सिको की फातिमा बॉश। एक मेक्सिको देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो मेक्सिको की फातिमा बॉश। अच्छे से याद रखेगा, कौन से देश की? मेक्सिको देश की। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप इसे कह सकते हैं। मेक्सिको की राजधानी हो जाती है मेक्सिको सिटी। इसकी राजधानी क्या है? हो गए सर, इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? पीसो। इसकी मुद्रा क्या है? पीसो। यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है क्लौडिया शैनबॉम। क्लौडिया शैनबॉम करके यहाँ की ये राष्ट्रपति है। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि भाई इस 2025 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन थाईलैंड में हुआ। इसमें किस भारतीय ने पार्टिसिपेट किया है? तो कहोगे सर मनिका विश्वकर्मा। पहली 1952 में। 3 भारतीय अभी तक इसको जीत चुकी हैं। मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए सबके सब। मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए। मेक्सिको की फातिमा बॉश। राजधानी मेक्सिको सिटी। मुद्रा पैसो। दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ये किस देश में खोला है? ये अमेरिका के बाहर। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा है। गूगल का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हार्डवेयर बनाने वाला ये केंद्र अमेरिका ने, ये अमेरिका की कंपनी गूगल ने अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा खोला है। तो जब भी गूगल की बात आ जाए तो अच्छे से लिख लीजिएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी पूछ लेगा। क्या पूछेगा? गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? गूगल की पेरेंट कंपनी हो जाती है अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या हो जाती है? अल्फाबेट। किसके सीईओ कौन है? किसके सीईओ है? सुंदर पिचाई। किसके सीईओ कौन है? कहोगे सर सुंदर पिचाई। किसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के संस्थापक की बात करें कि भाई गूगल की स्थापना किसने की थी, तो 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 लैरी पेज करके एक व्यक्ति था और सर्जे ब्रिन। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन करके व्यक्ति था। इन दोनों ने, याद रखेगा,
4 सितंबर 1998 अमेरिका में गूगल की स्थापना की। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है गूगल का हेडक्वार्टर। जबकि गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट। सीईओ कौन हो जाते हैं? सुंदर पिचाई। तो अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा गूगल ने एआई हार्डवेयर केंद्र ये ताइवान में खोला है। ताइवान जिसकी राजधानी हो जाती है ताइपे, और इसकी ताइवानियाज डॉलर क्या हो जाती है? ताइवान डॉलर इसकी मुद्रा हो जाती है। ताइवान डॉलर क्या हो जाती है? हो गए साती मुद्रा। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर, देखिए गूगल की जो एआई है, जो गूगल का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी हाल ही में इसने नया वर्जन लॉन्च किया है जो बाकियों को बहुत पीछे पछाड़ दिया है। बहुत ही तगड़ा। सब कह रहे थे गूगल गया, और गूगल ने ऐसी वापसी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि बैंड बजा दिया सबका। तो इसका नाम है जेमिनाई। क्या नाम है भैया? जेमिनी। इसी प्रकार जैसे हम लोग एक ओपन एआई करके कंपनी है, क्या है? ओपन एआई। उसकी है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसकी है भैया? ओपन एआई की। वही एक कंपनी है, याद रखिएगा, एक्स जिसको कह सकते हैं ट्विटर जिसका पुराना नाम था। इनके एआई को कहते हैं ग्रॉक। इनके एआई को क्या कहते हैं? ग्रॉक। तो यहां पर आपको तीन मिले। गूगल की एआई को क्या कहेंगे? जेमिनाई। ओपन एआई के चैट जीपीटी, ओपन एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है उसको चैट जीपीटी कहेंगे। और एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके एआई चैटबॉट को क्या नाम दिया गया है? ग्रॉक नाम दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया गया भैया? ग्रॉक नाम दिया गया है। पूछा है व्हाट्सएप पर मी सेवा ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? जो कुछ सरकारी सुविधाएं होती हैं, तो उन सरकारी सुविधाओं को मी सेवा के नाम से, ये एक राज्य की सरकारी सुविधाएं, मी सेवा। तो मी सेवा को अब इन्होंने व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है। मी सेवा को इन्होंने किस पर लॉन्च किया है? तो कहोगे सर मी सेवा को व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है। पूछा है किस राज्य ने? तो इस राज्य की जो राजकीय सेवाएं होती हैं, राजकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की योजना है। राजकीय सेवाओं की उपलब्धता को लेकर ये एक सुविधा है। क्योंकि जो राज्य के लोग हैं वो जैसे कुछ राशन कार्ड से लेकर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको व्हाट्सएप से भी अप्लाई कर पाए, तो व्हाट्सएप पर मी सेवा। इस राज्य का नाम है तेलंगाना। क्या है भैया? तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना का भाई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को। कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को। ठीक है भैया। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, क्योंकि ये भी एक ऐसा राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। 40 विधान परिषद, 119 हो जाती है विधानसभा की सीट, लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7। अगर ये साथ साथ आप राज्यों की लोकसभा राज्यसभा भी करते चलते ना, डेली हम लोग एक दो राज्यों की करते, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे राज्यों की, तो याद होने लगता है। तो 17 लोकसभा, राज्यसभा 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40। जबकि गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। तो तेलंगाना ने मी सेवा ऐप या मी सेवा सुविधा जो है वो व्हाट्सएप पे लॉन्च की है। तो व्हाट्सएप को आपसे सोशल मीडिया में भी पूछ लेगा, होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, ऐसा ही सब में आ जाएगा ये, क्योंकि सोशल मीडिया आपके सिलेबस में है या नहीं है? इसमें लिख लीजिएगा। ये मई 2009 में, कब भैया? मई 2009 में, मई 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना, व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई थी? मई 2009 में। इसमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम था ब्रायन एक्टन। जोर से बोलो एक बार कमेंट्स में लिख के। इसका नाम था ब्रायन एक्टन और दूसरे का नाम था जैन कूम। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना की है। क्या क्या नाम था? एक का नाम था जैन कूम और एक का नाम था ब्रायन एक्टन। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मई 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की है। तो मी सेवा राजकीय सेवाओं को उपलब्ध कराना, मई 2009 में व्हाट्सएप, ब्रायन एक्टन याद रखिएगा, और जैन कूम,
इन दोनों व्यक्तियों ने मई 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की है। बाद में व्हाट्सएप को मेटा अर्थात फेसबुक ने ले लिया था। तो व्हाट्सएप वर्तमान में किसकी कंपनी है? ये फेसबुक की कंपनी है, जिसकी पेरेंट कंपनी हो जाती है मेटा। तो व्हाट्सएप वर्तमान में किसकी कंपनी है? मेटा अथवा फेसबुक की। चौथे का उत्तर भी। नाबार्ड और IAMAI, ये साथी एक संस्था है, मोबाइल ऑपरेटर्स की जो संस्था हो जाती है, मोबाइल ऑपरेटर्स आदि की एक संस्था हो जाती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मोबाइल ऑपरेटर कुछ करके। और नाबार्ड द्वारा पहला अर्थ समिट 2025-26 का आयोजित किया गया है। ये साथी किसानों को ऑनलाइन ऋण से लेकर, बीमा से लेकर, ऑनलाइन लोन से लेकर, बीमा से लेकर, इन सारी चीजों को, कृषि से लेकर, कृषि में AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके उपयोग से लेकर, इन सारे मुद्दों पर ये नाबार्ड और IAMI के द्वारा पहला अर्थ समिट लॉन्च किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जिसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये आपने अभी पढ़ी है, पैके में मत जाना। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कह सकते हो, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कह सकते हो। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982, पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर। पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर, पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर एक कमेटी का गठन हुआ था। पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर, सिफारिश पर ग्रामीण विकास और कृषि के विकास के लिए लोन देने के लिए अलग से नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982, पी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कहोगे सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो यहां से कई पूछ देता है, यहां से नाबार्ड की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। यहां से क्या पूछ सकता है? तो कहोगे सर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ सकता है। यहीं से याद रखिएगा, इसकी थीम भी लिख लेना, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन, रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, फॉर ग्लोबल चेंज, फॉर ग्लोबल चेंज। याद रखिएगा 3 शहरों में आयोजित होना है। कितने शहरों में? 3। तो पहला तो हैदराबाद में आयोजित हो गया, इसके बाद में आयोजन होगा इसका दिसंबर में क्या नाम है, अहमदाबाद। इसका जो सेकंड फेज है ये गुजरात के अहमदाबाद में। और इसका जो तीसरा फेज होगा, अच्छे से याद रखिएगा, ये तीसरा फेज फेज चला जाएगा, क्या नाम है, नई दिल्ली में। तो दूसरा हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात, गुजरात की राजधानी। और तीसरा इसका नई दिल्ली। तो ये जो अर्थ समिट है इसके 3 होंगे। इसके कितने चरण हैं? 3। पहला हैदराबाद में नवंबर, दिसंबर में गांधीनगर, और तीसरा नई दिल्ली। लोकसभा 17, राज्यसभा 7, 119 और 40। ये क्या है? तेलंगाना। तो ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड और IAMAI के द्वारा पहला अर्थ समिट 2025-26, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ये 3 शहरों में आयोजित किया जाना है, नवंबर में हैदराबाद में, फिर गांधीनगर में, फिर नई दिल्ली में। आपको 4 शहर दे दिए कि बताइए इनमें से किस शहर में नाबार्ड अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन नहीं होगा। आपको दे दी नई दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता और हैदराबाद। आपका उत्तर क्या आएगा? फिर पूछा इसकी थीम क्या होगी, तो थीम याद रखिएगा, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। इस
समिट कह लो या सम्मेलन की थीम, तो समिट आपका अलग से ऑप्शन, अलग से सिलेबस में टॉपिक ही ऐड किया गया है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982, वी शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? होगे सर मुंबई में। पांचवे का उत्तर भी। वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहां किया गया है? वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार, यह साथी कहां पर किया गया है? भारत में, बिल्कुल सही। वर्ल्ड टेनिस लीग, तो याद रखिएगा, टेनिस का तो आपने नाम सुना होगा, भारत के रामनाथन कृष्णा, आर कृष्णा भी बोल देते हैं, रामनाथन कृष्णा। इसी प्रकार महेश भूपति, लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रामनाथन कृष्णा, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, सुमित नागल, सुमित नागल, अंकिता रैना, ये सब किस खेल से संबंधित है? ये सब याद रखिएगा, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के कौन है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी। बाकी विश्व में क्या नाम है उनका, सेरेना विलियम्स हो गई, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज करके जो हैं, ये सारे के सारे विश्व के खिलाड़ी। तो वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार ये बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु। ये ओवरऑल चौथा है और भारत में पहली बार। तो वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, अच्छे से याद रखिएगा, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी किससे संबंधित है? ये टेनिस के खेल से संबंधित है। किससे भैया? टेनिस के खेल से। इसमें सबसे पहले, ये बिल्कुल क्रम से होते हैं साल में, पहले से लास्ट में। सबसे पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मतलब जो सख्त कंक्रीट का कोर्ट होता है। फिर आ जाता है भैया फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किले अथवा मिट्टी के कोर्ट पर पेरिस में खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में। फिर आ जाता है विंबलडन, ये लंदन में खेला जाता है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना भी है, ये खेला जाता है ग्रास के कोर्ट पर। और फिर आ जाता है यूएस ओपन, ये भी याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताइए, टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? और वर्ल्ड टेनिस लीग याद रखिएगा, इसका आयोजन पहली बार बेंगलुरु में किया जा रहा है। और सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा विंबलडन है, क्योंकि घास के मैदान पर खेला जाता है, इंग्लैंड के लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में। तो छठे का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। बेंगलुरु में आप सभी जानते हैं कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी हो जाता है, सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी हो जाता है, भारतीय बागवानी संस्थान भी है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च भी है, यहीं पर निमहेंस करके संस्थान भी है, यहीं पर याद रखिएगा निमहेंस। इतनी बार इसको रिपीट कराऊंगा कि तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगा ये। चलिए, पूछा छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस, छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो एक शब्द आपके सामने आ जाता है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होता है फसल विज्ञान, समझ में आ गया? फसल विज्ञान भी कह सकते हो, शस्य विज्ञान भी कह सकते हो। फसल उगाने से संबंधित जो विज्ञान है कि भाई फसलों को कैसे वैज्ञानिक ढंग से उगाया जाए, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन, जो फसलें होती हैं उनको किस प्रकार से मानव के लाभ के लिए, मानव के उपयोग के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाए, तो एग्रोनॉमी का अर्थ हो जाता है फसल विज्ञान। तो फसल विज्ञान के ऊपर याद रखेगा, ये भारत की छठी अंतरराष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस, ये नई दिल्ली में, छठी अंतरराष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस। तो अगर साल में देखोगे ना, कम से कम आप कुछ भी नहीं मान के चलिए, 100+ समिट मिलेंगे आपको। साल के कितने समिट मिलेंगे? आप कहोगे बड़े भैया 100 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 100।
तो इसमें आप अब ये मत सोचना कि 100 मिलेंगे तो 100 कोई ज्यादा हैं या भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप के हाथ में नहीं ये सब कि आप अपनी मर्जी चलाएं। क्या आपकी मर्जी चलाना आपके हाथ में है? क्या हमारे हाथ में है कि हम जो पेपर में सिलेबस दिया गया है उसमें किससे कुछ छोड़ कर जाए ना छोड़ कर जाए? तो ये किससे संबंधित है? फसलों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। उसी में याद रखिएगा इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसने उद्घाटन किया है? होगे सर, भारत के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये इसका आयोजन किया है। उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। छठी अंतरराष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस नई दिल्ली। देखिए जो कृषि है भैया, ये कृषि भारत में राज्य सूची का विषय है। कृषि भारत में किसका विषय है? राज्य सूची का। यहीं पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आती है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 65% जनसंख्या अभी भी साथी कृषि पर निर्भर है। कृषि और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल लगभग 40% जनसंख्या भारत की, लगभग आधी कह सकते हो। पहले ये ज्यादा थी, अब घटती जा रही है। तो वर्तमान में जो साथी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसके हिसाब से भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या ये कृषि पर निर्भर है? तो याद रखिएगा भारत की लगभग 40% जनसंख्या ये कृषि पर निर्भर है। तो कहां पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली। आईएसबी द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से ये किसे सम्मानित किया गया है? मतलब अपने दानवीरता के कारण इन्होंने, दानदाता बहुत बड़े हैं और इन्होंने अपने पैसे के इस्तेमाल किस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में किया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इनको रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड ये पूछा जाएगा 110%, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। सन 1945 में सन 1945 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे आज विप्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रो। तो ये विप्रो के संस्थापक जो हाशिम प्रेम जी थे, उनके बेटे अजीम प्रेम जी। किसकी बात कर रहे हैं भैया? अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी याद रखेगा ये विप्रो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आईएसबी द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से ये किससे सम्मानित किया गया है? तो कहोगे सर विप्रो को सम्मानित किया गया है। रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से ये किससे सम्मानित किया गया है? तो कहोगे सर विप्रो को सम्मानित किया गया है। विप्रो की स्थापना हाशिम प्रेम जी के द्वारा 1945 में, हाशिम प्रेम जी के द्वारा 1945 में। वर्तमान में विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? कहोगे सर अजीम प्रेम जी। पूछा है दाव ब्लेड ये किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? दाव ब्लेड ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस राज्य को पहले ईफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी असम का हिस्सा होता था। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया और 1987 में इसे साथी अरुणाचल प्रदेश के नाम से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ईटानगर राजधानी हो जाती है। ईटानगर क्या है? राजधानी। ईटानगर है राजधानी। यहां पर लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है? 60 सीट। तो अरुणाचल प्रदेश के दाव ब्लेड ये एक प्रकार की तलवार है। अरुणाचल प्रदेश के दाव ब्लेड को जीआई टैग दिया गया है। एक बार फिर से सभी साथियों से अनुरोध है कि ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है, तो आप लोग 7 बजे आने की आदत डालो और एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी देता चलता हूं, ऐसा नहीं कि एक बार सुबह क्लास ले ली काम खत्म हो गया। इसको 10-15 मिनट आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ये जीके जिससे आप कहीं और नहीं पढ़ोगे, और ये 25% इस बार पेपर में।
100 में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करंट या करंट आधारित, और यही तय करेगा कि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जीआई टैग से संबंधित तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, जो मैकमोहन रेखा हम लोग पढ़ते हैं, मैकमोहन लाइन, ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, वो चीन के तिब्बत वाले हिस्से से, यही है साथी तिब्बत, लगभग 850 किलोमीटर की जो सीमा है, 850 किलोमीटर की अरुणाचल प्रदेश भारत, और जो चीन की तिब्बत वाली जो सीमा है वो मैकमोहन लाइन, जो 1914 के शिमला समझौते में तय की गई थी, शिमला में आयोजित कॉन्फ्रेंस में तय की गई थी, शिमला में आयोजित कॉन्फ्रेंस कह लो या मीटिंग कह लो, तय की गई थी। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपसे पूछ लिया कि भाई मैकमोहन लाइन को कहां तय किया गया था, तो आप क्या उत्तर दोगे? मैकमोहन लाइन को कहां तय किया गया था, तो क्या उत्तर दोगे? और एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि बच्चा अगर अभी तक अंतिम प्रयास से नहीं जुड़े हो, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन बचे, छठे दिन से क्लास शुरू है। अगर तुमने एक एक चैप्टर अपने आप से नहीं किया तो तुम्हारा बेस कमजोर रह जाएगा। इतने बढ़िया नोट्स अपलोड करा दिए, जितने भी इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं या बाद में, जितने भी अभी इसको लाइव देख रहे हैं बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तुम सबके सब सुन लो। उतना बढ़िया मटेरियल और क्लास अच्छा ढूंढे से नहीं मिलेंगी, जो बिल्कुल 360 डिग्री हर टॉपिक का निचोड़ कराती चलेंगी, और साथ में याद कराती हुई, साथ में टेस्ट लेते हुए। तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में? भारत और चीन के, भारत के अरुणाचल प्रदेश, चीन के तिब्बत, 1914 शिमला में आयोजित ये कॉन्फ्रेंस में तय की गई थी। पूछा देश में मुद न्योमा एयरबेस ये कहां पर शुरू किया गया है? मुद न्योमा एयरबेस का अर्थ है जहां पर विमान उतर सकते हैं, जहां से एयरप्लेन, जो फाइटर प्लेन इत्यादि होते हैं, वो उड़ान भर सकते, उतर सकते, ऐसे स्थान को एयरबेस कहा जाता है। तो मुद न्योमा एयरबेस ये कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ये कौन सी यूनियन टेरिटरी? लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जिसकी 2 राजधानी हो जाती है, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल, यहां पर राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, केवल लोकसभा की एक सीट है। राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, केवल लोकसभा की एक सीट है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, या जिन्हें उपराज्यपाल कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हो जाते हैं। उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? कविंदर गुप्ता। याद रखेगा 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर, जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी। तो मुद न्योमा एयरबेस, एयरबेस लद्दाख में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत और चीन के बीच में 1962 के युद्ध के बाद में बनी, 1962 के युद्ध के बाद में बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये लद्दाख में स्थित है। इसको एलएसी भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें केवल लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा इत्यादि की कोई सीट नहीं है। 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन ये कहां पर किया है? 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन, तो याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। सिक्किम से संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली बार भैया इसको 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया, इसको एसोसिएट राज्य बनाया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसका दर्जा मिला, हो गए सर पूर्ण राज्य का दर्जा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एसोसिएट राज्य, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 16 अप्रैल 1975 से 16 अप्रैल 1975 से सिक्किम भारत का हिस्सा है। सिक्किम किसका है भैया?
भारत का हिस्सा। यहां पर याद रखेगा विधानसभा की सभी राज्यों में सबसे कम सीट है, क्योंकि सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। लोकसभा की भी एक सीट है यहाँ पे, और राज्यसभा की भी साथ ही एक सीट है। सिक्किम, राजधानी गंगटोक, लोकसभा की भी एक सीट है और राज्यसभा की भी एक सीट है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है। यहां पर एक रूमटेक मठ है, बहुत ही फेमस एक मठ है जिसका नाम है रूमटेक मठ। प्रश्न संख्या 12, डब्ल्यूएचओ की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहां पर हुई है? देखिए, टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस कह देते हैं, जिसको हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे? जीवाणु, अथवा याद रखेगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो टीबी रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। ज्यादातर फेफड़े या लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। ये ज्यादातर किसको नुकसान पहुंचाता है? फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे या विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अभी भी सर्वाधिक मामले अगर आप देखोगे ओवरऑल तो भारत में ही है। भारत में टीबी के लगभग विश्व के 25% मामले, एक चौथाई मामले टीबी के कहां पर आते? भारत में। और जितनी भी मौतें होती हैं उनमें 28% मौत ये टीबी की भारत में होती है। 2025 टीबी की खत्म या टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक, और भारत ने याद रखिएगा 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य है। एक पोर्टल होता है जिसको निक्षय पोषण योजना कहते हैं। निक्षय पोषण योजना, तो अगर कहीं पर भी निक्षय शब्द आ जाए तो वो याद रखेगा किस बीमारी के उसके लिए सब्सिडी आदि दी जाती है। तो निक्षय का संबंध ये याद रखेगा टीबी रोग से। किससे? टीबी। तो भारत में सबसे ज्यादा मामलों में गिरावट भी दर्ज हुई है। इसके बावजूद भी 25% मामले, 28% मौत। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। टीबी किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु। और ये किसको असर करती है? फेफड़ों को असर करती है। पूछा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट, इसका आयोजन कहां पर किया है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। अब बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाया जाता है? कहोगे सर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा आईटीएचएफ क्लास ऑफ 2026 के लिए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 में ये किससे चुना गया है? ये स्विट्जरलैंड देश के। कहां के? स्विट्जरलैंड देश के। स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखिएगा बर्न हो जाती है, और स्विस फ्रैंक इसकी क्या हो जाती है? मुद्रा। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? डिफेक्टो बर्न शहर इसकी राजधानी है। स्विट्जरलैंड के हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। इनका नाम है रोजर फेडरर। इनका नाम क्या भैया? रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर कहां के रहने वाले हैं? ओगे सर स्विट्जरलैंड के। इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती हैं इन्होंने अपने कैरियर में। टेनिस की कितनी प्रतियोगिता जीती हैं? तो इन्होंने कम से कम मतलब इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। मतलब ओवरऑल तो इन्होंने बहुत सारे जीते हैं, लेकिन अगर केवल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इन्होंने लगभग 20 ग्रैंड स्लैम ये जीते।
14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। रोजर फेडरर। संगाई महोत्सव कहां पर मनाया गया? संगाई महोत्सव कहां पर मनाया गया? याद रखिएगा, पहली बार ये 2010 में, इस बार जो मनाया जा रहा है 10 दिन का होता है, क्योंकि संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। संगाई क्या है भैया? भोगेसर मणिपुर का राजकीय पशु। संगाई जो है ये मणिपुर का राजकीय पशु है। हिरन का एक नाम होता है तो आप ऐसे कह सकते हैं। 2025 में ये 12वां है। 2025 में क्या है? भोगेसर 12वां। 12वां। 2025 में ये 12th है। कहां पर मनाया गया? मणिपुर। तो मणिपुर में कई हो जाते हैं, जैसे संगाई महोत्सव हो जाता है। यहीं पर याद रखिएगा शिरू लिली। शिरू लिली क्योंकि यहाँ का राजकीय फूल होता है, तो शिरू लिली उत्सव। संगाई एक हिरन है जो कि मणिपुर का, आप कह सकते हैं, राजकीय पशु है। तो इसी के नाम पर मणिपुर में ये 10 दिन का होता है। कौन सा होता है? 10 दिन का। क्योंकि 2025 में पहली बार 2010 में और 2025 में ये 12वां मनाया गया है, क्योंकि बीच में कुछ साल ये नहीं मनाया गया था। 15 का उत्तर सी। यहीं पर याद रखिएगा केबुक लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी यहीं पर है। मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और मणिपुर में ही लोकटक झील है। तो लोकटक झील पर जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहीं पर ये संगाई हिरन भी पाए जाते हैं। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल चेयर पोइट्री फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन, तो याद रखेगा कोलकाता। कहां पर? जिसको सिटी ऑफ जॉय भी कह देते हैं, जिसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी कह देते हैं, इसको महलों का शहर भी कह देते हैं। सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन 3 गांवों की जमींदारी लेकर, कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन 3 गांवों की जमींदारी लेकर ये साथी आज कोलकाता दिखाई देता है। कोलकाता की काली घाट पेंटिंग, कोलकाता की काली घाट पेंटिंग, ये बहुत ज्यादा चर्चित पेंटिंग है। कोलकाता वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी। अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी भी रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछा है हाल ही में विश्व मुक्केबाजी विश्व कप फाइनल में, विश्व मुक्केबाजी विश्व कप फाइनल्स में भारत ने कितने पदक जीते? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। देखिए जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है ये पहला संस्करण है 2025 में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का 2025 में ये प्रथम संस्करण है। 2025 में ये कौन सा संस्करण है कहोगे सर? 2025 में ये पहला संस्करण है। 3 शहरों में आयोजित हुआ, 3 शहरों में, स्टेज 1 स्टेज 2। पहले साथी ब्राजील में, फिर ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में, और फिर ये भारत के दिल्ली में। होस्ट तो भारत की दिल्ली, लेकिन जो आयोजन हुआ है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्टेडियम में हुआ है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्टेडियम में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजन हुआ है। समझे मेरी बात? इसमें ओवरऑल तो भारत ने 35 जीते तीनों को मिला के, लेकिन 9 गोल्ड और हो जाते भैया 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 20 पदक। फाइनल में कितने पदक जीते? कुल मिला के 20 पदक। तो याद रखिएगा भारत में ये फाइनल्स हुए, जबकि ब्राजील और कजाकिस्तान यहां पर स्टेज के मैच। कह रखा है नया टेलीकॉम सेक्रेटरी, दूर संचार सचिव किसको नियुक्त किया गया है? दूर संचार सचिव। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार दिवस की बात आ जाए, 17 मई 1865 में आईटीयू की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। तो उसी वजह से 17 मई को दूर संचार दिवस मनाते। पूछा है दूर संचार सचिव किससे चुना गया है? अमित अग्रवाल, अच्छे से याद रखेगा, ये भारत के दूर संचार सचिव बने हैं। पूछा है नागपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन, नागपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन, नागपुर पुस्तक महोत्सव
यहीं पर याद रखिएगा कपास अनुसंधान दिवस, अनुसंधान संस्थान, कपास अनुसंधान संस्थान। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ओगेसा नागपुर में स्थित है। एक नीरी करके राष्ट्रीय संस्थान है, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एन से नीरी, एन से नागपुर। कपास अनुसंधान संस्थान भी नागपुर में, नीरी भी कहां पर है? नागपुर। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री ने यहां पर उद्घाटन किया है। पूछे नमांस स्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो याद रखिएगा एयरफोर्स के, ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पद के अधिकारी थे। वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर लेवल के अधिकारी। विंग कमांडर जो लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का पद होता है, इसके बाद में ग्रुप कैप्टन आ जाते हैं। तो विंग कमांडर जिनका दुबई एयर शो में, दुबई एयर शो में तेजस जो हमारा फाइटर एयरप्लेन है, क्रैश हो जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा ग्रुप विंग कमांडर नमांस स्याल तेजस क्रैश दुबई एयर शो में वीर गति को प्राप्त हुए। ये इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं एक बहादुर फाइटर पायलट रहे हैं। अब इसमें आपको कुछ बताना है, जैसे निमहेंस, निमहेंस साथी कहां पर स्थित है? इसी में आपको बताना है नीरी, जो भारत का एक संस्थान है नीरी, ये कहां पर स्थित है? आपको बताना है दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? इसी में आपको बताना है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछ लेगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी ये आपसे पूछ लेगा। इन सब के उत्तर दीजिए जिससे रिवाइज हो जाए। और ये बताइए कि जो हमारा अंतिम प्रयास बैच है, इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? आइडिया है आपको? 1 दिसंबर सोमवार से क्लास शुरू होंगी। संडे 30 नवंबर इससे जुड़ने का लास्ट है। उसके बाद भी जुड़ सकते हो, लेकिन क्लास निकलती रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेट ना करके आज से जुड़कर कम से कम साथी इसको, जो उसमें हर एक सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर तो पढ़ लीजिए। बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हजारों की संख्या में इंडिया का सबसे बड़ा बैच है ये। तो आप अपने साथियों को भी जरूर सूचित कर देना बच्चा, थोड़ा सा तुम्हारा साथ चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और आज से मेहनत को और अच्छे लेवल पर लेकर चले जाएंगे। सोच रहा हूं एक आपको स्पेशल जीके टॉपिक की थ्योरी कैसे पढ़नी है उसका आइडिया भी दे दूं। यदि तुम यस करते हो कि हाँ भैया एक क्लास आप उसकी भी लगा लीजिए, थ्योरी वाली की, थ्योरी ऐसे पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त थ्योरी जिसको कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बतानी है तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी लोकसभा राज्यसभा सीट है ये बताइए? तेलंगाना में कितनी? अरुणाचल प्रदेश में कितनी है लोकसभा राज्यसभा ये सब? और सिक्किम में कितनी है ये भी बता के चलिए। रूमटेक मठ कहां पर पड़ता है? रूमटेक मठ ये साथी कहां पर पड़ेगा? रूमटेक मठ ये कहां पर पड़ेगा ये भी आप बताकर चलिए कि भारत में रूमटेक मठ ये कहां पर पड़ेगा। और इसी में आपको बताना है, इसी में आपको बताना है सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहते हैं? सिटी ऑफ पैलेसेस या महलों का शहर किसको कहते हैं? सिटी ऑफ पैलेसेस या महलों का शहर। तो देखिए निमहंस ये मेंटल हेल्थ अर्थात मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान है, रिसर्च के लिए बेंगलुरु में स्थित है। नीरी ये नागपुर में स्थित है। दूरसंचार दिवस 17 मई को, टीवी दिवस 24 मार्च को। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। तेलंगाना 119, विधानसभा 40, विधान परिषद, लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। सिक्किम विधानसभा 32, लोकसभा राज्यसभा 1-1। सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहते हैं? तो कहोगे सर कोलकाता शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। रूमटेक मठ कहां पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ ये साथी कहां पर स्थित है? सिक्किम में।
इसी में बताइए LAC ये कहां पर और किस किस के बीच में, और मैकमोहन रेखा ये कहां पर तय की गई थी और किस किस के बीच में। मैकमोहन लाइन ये कहां पर तय की गई थी और ये किस किस के बीच में। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च भी बताइए। और भारत का कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है। भारत का कपास अनुसंधान संस्थान। और ये बताइए कोलकाता शहर जो बसा है ये कितने गांव की जमींदारी पर बसा है। कोलकाता कितने गांव की जमींदारी पर। उतने गांव की जमींदारी लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम की स्थापना की और फिर वही धीरे धीरे बढ़ने लगा, वही धीरे धीरे। तो LAC लद्दाख, भारत के लद्दाख और याद रखिएगा चीन के बीच में है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। मैकमोहन लाइन 1914 शिमला में तय की गई थी। कहां पर, शिमला में बैठक के करके। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ये भी बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर है, बेंगलुरु। जबकि कपास अनुसंधान संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में। कोलकाता सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। अब बताइए साथी यहां तक कितना, ये कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा 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 याद करते चलोगे। बस दिक्कत क्या है ना, तुम मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें आत्मा में घुसा देता, इतना रिवाइज करा देता कि तुम भी क्या याद करते। अगर कोई आपका साथी ऑफलाइन आके पढ़ना चाहता है तो 5-6 घंटे की डेली क्लास होगी। क्लास में याद कराएंगे, टेस्ट प्रॉपर, जिससे कि बात बन जाएगी। बहुत ही कम फीस है। वो एग्जामपुर के प्रयागराज सेंटर आ सकता है जो कि कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास है। ठीक है, आप बता सकते हैं किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो तो। देखिए किताब अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देना, क्योंकि किताब साथी आज से निकलनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत बढ़िया बुक है, आपको पढ़ के बहुत फायदा लगेगा, क्योंकि थ्योरी भी है और साथ में साथ ही प्रैक्टिस भी है। तो 199 रुपए की, उसके बाद में 250 की हो जाएगी। और जो अंतिम प्रयास बैच है ये मात्र 99 रुपए का है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपलोड करा चुके हैं। 1 दिसंबर सोमवार से क्लास शुरू है, तो आप सभी के सभी साथी ज्वाइन करके, मतलब इतना आपका कोई आर्थिक बोझ तो पड़ा नहीं, 5-6 घंटे का एक बढ़िया टाइम टेबल बन जाएगा। अब जो आप याद नहीं कर पा रहे, तो मैं अगर मान लो आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर आधारित, तो मैं कैसे याद कराऊंगा। ये मैंने क्या सोचा है कि तुमने जैसे मैंने क्लास ली और उसी पर 40-50 क्वेश्चंस का जो आज मैंने क्लास ली है, तो हर क्लास में 30-40 स्टैटिक अलग से पढ़ाता हूं, उसका एक टेस्ट ले लिया, तो पता चलता चलेगा कि कितने बच्चे सोने से पहले टेस्ट लगाएं, जिससे कि अगर उसको याद ना भी हो तो भी उसको याद हो जाएगा टेस्ट लगाकर। तो टेस्ट आदि बहुत सारी सुविधाएं एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी, इसलिए आपको साथी एप्लीकेशन के लिए कहते हैं। अन्यथा बाकी आप सभी लोग मेहनत कीजिए, जी जान हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। और बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर कर देना बच्चा। जय हिंद। अभी एक इवेंट है 7:50 पर होमगार्ड की, यूट्यूब पर ही, अपनी देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। जय हिंद।